फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एज एजुकेशन। आज हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ पावर प्लांट विच इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर भी हम थर्मल पावर प्लांट में हमने जैसे देखा था, सबसे पहले शुरू करते हैं साइट सिलेक्शन से, जो बेसिक है। साइट सिलेक्शन जो है उससे पहले हम हाइड्रो पावर प्लांट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट किसे बोलते हैं? तो अ जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइजेज द पोटेंशियल एनर्जी of water at a high level for the generation of electrical energy is known as hydropower plant। इसका बेसिक मीनिंग देखें तो कोई भी जगह पर वाटर किसी हाइट पे होगा तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसका यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करेगा उस पावर प्लांट को हम हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको वाटर को फ्लो करवाया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद टरबाइन के थ्रू इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, रोटेशनल एनर्जी में। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू, हमने जब लास्ट टाइम थर्मल पावर प्लांट देखा था तो देखा था कि जनरेटर का यूज़ करके मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर वे यहाँ पर भी किया जाएगा। अब साइट सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ रीजनेबल हाइट शुड बी अवेलेबल। दैट मीन्स कि पूरी हाइट पे हमें जितना वाटर चाहिए, रिक्वायरमेंट जो पावर प्लांट की रहेगी उतना वाटर होना चाहिए वहाँ पर। मोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिजर्वोयर एंड डैम। पानी को कलेक्ट करने के लिए और डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा इट शुड बी अलाउ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एट लो कॉस्ट। हमारी यहाँ पे की जो ज़मीन है उसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लो कॉस्ट पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिससे कि डैम बांधा जा सके। देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ वाटर इन फ्यूचर डैम में से कोई लीकेज की पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, कई सालों तक हमें उसका यूज़ करना है। Selected site should have large catchment area to maintain certain water level। What is catchment area? जिस जगह पर पानी बारिश का गिरे और वो इस रिवर में आके मिल जाए, उस पूरे एरिया को हम कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये कैचमेंट एरिया बड़ा होना चाहिए जिससे कि वाटर लेवल हम लोग मेंटेन कर सकें। डिस्टेंस ऑफ पावर स्टेशन साइट फ्रॉम लोड सेंटर मस्ट नॉट बी लॉन्गर। दिस इज़ टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन कॉस्ट। जितना लोड सेंटर यहाँ से नज़दीक होगा ट्रांसमिशन कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल शैल बी अवेलेबल वेरी नियर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पास में होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। सबमर्जेंसी एरिया शुड बी मिनिमम। व्हाट इज़ सबमर्जेंसी एरिया? एक नया क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पर हमें इतना याद रखना है कि यह सबमर्जेंसी एरिया मिनिमम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंने बोला था कि मैं सबमर्जेंसी एरिया आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये पेन स्ट्रोक है। इसका काम क्या है? यहाँ से वाटर को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाने का। और यहाँ पर पेन स्ट्रोक का काम जो है उसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग डैम ले लें, या डैम के यहाँ से नीचे का लेवल का जो वाटर होगा, ये जो एरिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सबमर्जेंसी एरिया। जो वाटर पेन स्ट्रोक में नहीं जा सकता, तो ये वाटर हमें हेड प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारे और किसी काम का नहीं है, इसको हम फ्लो नहीं करवा सकते। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो वाटर पावर प्लांट का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। यहाँ पर किस तरह से हम काम करेंगे देख लेते हैं। जनरली जनरेटर यहाँ पर ऊपर रख दिया जाता है, क्योंकि और किसी जगह पर इसकी स्पेशली स्पेस हमें ना देनी पड़े। इसके अलावा इसको हेडरेस बोलते हैं, जहाँ से पूरा पानी कलेक्ट होता है। यहाँ पर बीच में डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे कि वाटर का हमें इतना हेड मिल सके। ये जो है वो हमारा पावर प्लांट का हेड है। ठीक है, आगे देखिए तो सिंपली
ये टेल रेस है, सॉरी ये ट्रेस रैक है। उसका काम क्या है, कभी भी मछली आती है, कोई कचरा आता है तो उसको पेन स्टॉक में नहीं जाने देना है, जिससे कि वो टरबाइन तक ना पहुँचे। ये पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक एक्चुअली में क्या होता है, उसका काम पानी को हेड रेस में से टेल रेस तक सप्लाई करना होता है। ये एंकर ब्लॉक्स है जो सीमेंट से बंधे होते हैं पेन स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा ये सर्ज टावर है जो लोड में फ्लक्चुएशंस आएंगे उसको बैलेंस करेगा। मतलब कि अचानक से लोड बढ़ जाता है तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये पानी जो स्टोर किया गया है यहाँ पर, ये वो टरबाइन में सप्लाई कर देगा। मतलब कि यहाँ पर जर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अलावा कभी भी लोड कम हो जाए तो ये वहाँ पर थोड़ी स्पेस रखी हुई होती है, इसको पूरा फुल नहीं किया जाता, जिससे कि यहाँ पर वो वाटर भी स्टोर हो पाए, तो यहाँ पर जर्क प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, आगे सिंपल है, टरबाइन है, यहाँ पर से टेल है, ये टेल रेस में पानी चला जाएगा। टेल का काम भी सिमिलर टू सर्च टैंक है, बट ये स्मॉल कैपेसिटी होता है। ड्राफ्ट ट्यूब है, वो टेल रेस में पानी दे देगा तो उस पानी का हमें कोई काम नहीं रहेगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट आएगा, उसका काम क्या है, पर बेसिकली ये मैंने आपको वहाँ पर समझा दिया है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूँगा आपको। तो बेसिकली इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ से क्या बनाया जाता है, वो सब भी दिया हुआ है, सिंपली आप देख सकते हो। सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, स्पिलवेज नया वर्ड है जो मैंने वहाँ पर नहीं लिया था। स्पिलवेज क्या है, इट सर्व्स डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस वाटर। जो वहाँ पर रिजर्वोयर में ज़्यादा वाटर है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा वे बनाया होता है जिससे कि ओवरलोड ना हो जाए, तो वो काम स्पिलवेज का होता है। उस वे को हम स्पिलवे बोलते हैं। इसके अलावा अब हमें देखना है वाटर टरबाइन। मेन हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट में रहता है वो वाटर टरबाइन रहता है। वाटर टरबाइन आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो मैंने बोला था, काइनेटिक एनर्जी फॉलिंग वाटर की है, उसको ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल और रोटेशनल एनर्जी में। अब इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका मेन क्लासिफिकेशन डायरेक्शन के हिसाब से होता है। फर्स्ट वन इज़ एक्सियल, सेकंड इज़ टेंजेंशियल एंड थर्ड इज़ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो में क्या होता है, एक्सियल फ्लो जो है उसके अंदर जो टरबाइन है उसकी एक्सिस के पैरेलल ही फ्लो आता है और पैरेलल ही डिस्चार्ज होता है। वेयर इन टेंजेंशियल फ्लो में सर्कल के पास में हमने देखा था कि अगर कोई सर्कल है तो उस सपोज ये सर्कल है तो उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट पर ही टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरह का जो फ्लो आएगा टेंजेंट का जैसा, तो उसको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बोला जाता है। इसके अंदर मेनली पिल्टन व्हील होता है और एक्सियल फ्लो में हम किस टरबाइन को यूज़ करेंगे, वो है प्रोपेलर और काल्पन टरबाइन। आफ्टर दैट मिक्स्ड फ्लो, इन दोनों का मिक्स फ्लो जो बनाया जाता है उसे मिक्स फ्लो टरबाइन कहते हैं। इसके अंदर वाटर एंटर्स द रनर एट द आउटर पेरिफेरी इन रेडियल डायरेक्शन। इसमें एंट्री रेडियल डायरेक्शन में मतलब कि एक्सियल डायरेक्शन में होगी एंड लीव्स इट एट सेंटर इन एक्सियल फ्लो। वहाँ पर सेंटर में से इसको जब लीव किया जाएगा तो वो एक्सियल फ्लो में होगा, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आगे देखें तो जो टरबाइन है उसको हम दूसरी किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो एक्शन ऑफ वाटर। इसके अंदर इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्लासिफाई किया जाएगा। जो हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था वो सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पर होंगे। इम्पल्स प्रिंसिपल के ऊपर जो वर्क करेगा उसे हम इम्पल्स टरबाइन बोलेंगे और रिएक्शन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा उसे हम रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। पिल्टन व्हील
टरबाइन जो है वो इम्पल्स टाइप टरबाइन है, वेयर फ्रांसिस प्रोपेलर एंड कैप्लान टरबाइन जो है वो रिएक्शन टाइप टरबाइन है। आगे देखते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज हाइपोथेटिकल स्पीड ऑफ द टरबाइन एट विच इट प्रोड्यूसेस 1 HP ऑफ पावर अंडर हेड ऑफ 1 मीटर। यहाँ पर हमें जो हेड लेना है वो 1 मीटर का होगा और वो 1 HP पावर प्रोड्यूस करे, तो वो रोटेशनल स्पीड जो टरबाइन की होगी उसे हम स्पेसिफिक स्पीड बोल सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है NS = n√P/h⁵ RPM। वहाँ पर n का मतलब होगा एक्चुअल स्पीड इन RPM, h का मतलब होगा हेड इन मीटर एंड P = पावर। इसको हमें HP में हॉर्स पावर में लेना है, मतलब कि 735.5 वोट्स का पावर जनरेट होता है तो उसको हम 1 HP बोलेंगे। अगर हम इस के अंदर पावर को वोट में डायरेक्टली रख देना चाहते हैं तो ऊपर के फॉर्मूला को हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1.165 से। तो इसके अंदर हम पावर को किलोवाट में भी रख सकते हैं। अब टरबाइन का सिलेक्शन कैसे करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इन सभी को याद रख सकते हैं, ये MCQ में बहुत ही यूज़फुल होंगे। जनरली हमें इसमें से कोई भी एक स्पीड या उसकी कैपेसिटी दी हुई होती है, एफिशिएंसी दी हुई होती है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा टरबाइन यूज़ होगा। यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, R नहीं आएगा, क्या आएगा, इट इज़ कैप्लान टरबाइन। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप इसको याद ज़रूर से कर लीजिएगा, इसको ये आपको यूज़फुल होगा। आगे देखते हैं। चलिए, फ्रांसिस टरबाइन जनरली हर जगह आजकल यूज़ किया जाता है तो उसका भी थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। फ्रांसिस टरबाइन का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। इसके अंदर देखें तो पहले वाटर इनलेट फ्रॉम पेनस्टॉक का जो वाटर इनलेट होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ से वाटर आएगा अंदर। तो ये देखिए जो स्पाइरल केसिंग है उसकी रेडियस कम होती जा रही है, तो वो अपना जो प्रेशर एनर्जी था वो उतना ही मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पर लिंक्स दी हुई है गाइड विंग्स को सपोर्ट करने के लिए। गाइड विंग्स का काम क्या होता है, बाहर के पानी को अंदर की ओर गाइड करना। गाइड विंग के अंदर इन सब का लिंक और गाइड विंग्स का फिटिंग किया गया होता है। उसके बाद गाइड विंग्स रनर की ओर उसको पानी को जब गाइड करेगा तो रनर ब्लेड्स है उसके साथ मैंने बोला था कि फ्रांसिस टरबाइन है वो रिएक्शन टाइप टरबाइन है, तो वो यहाँ पर रनर के साथ रिएक्शन एक्शन में आएगा। उसके बाद रनर ब्लेड्स की मदद से रनर रोटेट होगा और पानी यहाँ बीच में से डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ बीच में एक पाइप लगा हुआ होता है जो डिस्चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने देखा था कि मिक्स फ्लो के अंदर रेडियल डायरेक्शन में, मतलब कि स्ट्रेट डायरेक्शन में वाटर एंटर होता है और बीच में से टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर इसको डिस्चार्ज किया जाता है। आगे देखिए तो हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके फ्रांसिस टरबाइन हमने देखा अभी हमने जो उसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं या फिर उसका वर्क क्या रहता है, ये सभी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। इसको भी आप PDF में से रीड कर सकते हैं जो मैं देने वाला हूँ। ये सभी अभी सेमी हमने जो बोला था कि सेंटर में एक ट्यूब होता है वो डिस्चार्ज करता है वाटर को, उसे ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पर नया एक फंक्शन हमें देखना है, गवर्निंग ऑफ टरबाइन। द ऑपरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ रनर इज़ नोन एज गवर्निंग ऑफ टरबाइन। जो रनर का रोटेशन होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का जो फंक्शन होता है उसको गवर्निंग ऑफ टरबाइन
बोलते हैं। ये काम ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ होता है, जो करता है गवर्नर। जो इंस्ट्रूमेंट इस काम को कंट्रोल करने का काम को करता है उसे हम बोलेंगे गवर्नर। रनवे स्पीड कैसे बोलेंगे? दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच टर्बाइन विल वुड रन अंडर द वर्स्ट कंडीशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोड होगा तब मैक्सिमम स्पीड के अंदर जब रनर काम कर रहा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड उसकी जो है उसे हम रनवे स्पीड बोलेंगे। यहाँ पर रनवे स्पीड के ऊपर रनर ब्लेड्स को रन करवाने के लिए हमें जो डैम है उसके सभी गेट्स को ओपन करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम हेड का प्रेशर यहाँ पर रनर्स पर रहेगा। आफ्टर दैट हमें देखना है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मीनिंग बेसिकली हम लोग सब जानते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी जो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो अल्टरनेटर यूज़ किया होगा वो लार्ज नंबर ऑफ पोल्स का होगा और उसके अंदर रोटर जो है उसकी लेंथ शॉर्ट रखी जाएगी, डायमीटर बड़ी होगी लेकिन लेंथ शॉर्ट होगी। यहाँ पर जो स्पीड है जनरेटर की डिपेंड्स अपॉन टर्बाइन ड्राइविंग इट, मतलब कि जो हमारा वाटर टर्बाइन है उसके स्पीड की सिमिलर स्पीड यहाँ पर जनरेटर की होगी। एंड आगे देखिए तो जनरली ये 3.3 और 11 kV पे जनरेट करता है। इसे 50 हर्ट्ज़ के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट का। बेसिकली इट इज़ क्लासिफाइड ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर फर्स्ट देखें तो बेस लोड देखते हैं। तो बेस लोड पहले तो किसे बोलते हैं सिंपली देख लीजिए। सपोज़ कोई एक लोड ट्रायंगल है, इसे हम जनरली लोड ट्रायंगल बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो होता है वो ये नीचे का होता है बेस लोड, उसके बाद इसके बीच में होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट लोड, और इसके ऊपर जो होता है इसको हम बोलेंगे पीक लोड। इसका काम क्या रहता है? जो बेस लोड है वो कंटिन्यूअसली लोड होता है, ये थ्रू आउट द डे 24 आवर्स के लिए होता है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है, कंटिन्यूअस पावर प्लांट को ऑपरेशन में रखना होता है। तो जनरली इस टाइप का जो हम पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अंदर द प्लांट ऑपरेट्स ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ लोड कर्व एंड जनरली इट्स कैपेसिटी इज लार्ज एंड हाई लोड फैक्टर शुड बी देयर। इट शुड बी रन कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यह कंटिन्यूसली लोड रहता है। उसका सेकंड ऊपर का जो टॉप था वो भी मैंने आपको दिखाया था, जिसे हम पीक लोड बोलते हैं। तो उसके लिए जो प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे पीक लोड प्लांट्स बोलते हैं। इट ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पीक लोड। जब इतना ज़्यादा लोड होता है, सपोज डे के अंदर 3 घंटे ज़्यादा लोड रहता है दोपहर के टाइम पे, तो उतनी ही देर के लिए उसे स्टार्ट किया जाता है। अदरवाइज़ इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि समर के अंदर कंटिन्यूअस ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको समर के अंदर ही ऑपरेट किया जाएगा, बाकी के टाइम पे नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर पंप स्टोरेज प्लांट्स आर यूजुअली डिज़ाइन फॉर पीक लोड। पंप स्टोरेज प्लांट को इसके लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। पंप स्टोरेज प्लांट क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन देंगे हाइड्रोलिक और स्टोरेज कंसिडरेशन के ऊपर से। यहाँ पर पहला टाइप आएगा वो रन ऑफ रिवर प्लांट आएगा। रन ऑफ रिवर प्लांट क्या होता है? जो रिवर कंटिन्यूसली रन होती है उसके ऊपर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ पर स्टोरेज की कोई फैसिलिटी होती नहीं है, यहाँ पर हमें डैम कंस्ट्रक्ट करना नहीं है। ये इसको जनरली रेनी सीज़न में अप्लाई किया जाता है, रन किया जाता है इस पावर प्लांट को। बाकी के टाइम इसको वाटर लेवल कम होने की वजह से रन नहीं कर पाएंगे। एंड आफ्टर दैट इन ड्राई सीजन कैन नॉट बी रन। हमने जैसे बोला था कि समर में यहाँ पर पानी का लेवल कम हो जाने की वजह से इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। रन ऑफ प्लांट्स विथ पॉन्डेज,
इसके अंदर क्या होता है, सिमिलरली रन ऑफ रिवर प्लांट के लिए जो हमने किया था वही सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर पुंडेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो थोड़ा बहुत पानी का स्टोरेज हमें दे सकता है, जो कई बार पीक आवर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि ज़्यादा लोड होगा उन घंटों के लिए वो हमें पानी सप्लाई करेगा। इसके आगे का जो है वो है स्टोरेज प्लांट। स्टोरेज प्लांट जो हमने देखा कि डैम कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं उसको स्टोरेज प्लांट बोलते हैं। इसके बाद पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट की मैंने बात की थी कि आगे देखेंगे हम। तो पंप स्टोरेज प्लांट बेसिकली क्या होता है, जो टेल रेस में पानी टरबाइन के बाद चला जाता है उस पानी को वापस पंप करके जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसको पंप किया जाता है और उसको फिर से हेड रेस के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जिससे कि क्या होता है, ज़्यादा हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी तब पानी मिल पाएगा। जनरली इसके अंदर रिवर्सिबल टरबाइन का यूज़ किया जाता है। अब उनके हेड के हिसाब से उसको डिवाइड करें, क्लासीफाई करें, तो जनरली इसके लिए रूल्स कोई नहीं है। जो कोई भी पावर प्लांट की कंपनी होगी या जो कोई भी गवर्नमेंट होगी अलग अलग कंट्री के हिसाब से वो लोग अपनी तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और जनरली हम लोग ले तो इसके अंदर लो हेड मतलब 30 मीटर से कम हेड वाले, मीडियम हेड मतलब 30 to 250 मीटर के हेड वाले, और 250 मीटर के हेड से ज़्यादा हेड होगा तो उसको हम हाई हेड बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके कैलकुलेशंस के जो कोई भी फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर देंगे। बेसिकली वाटर हेड है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस विल बी कंसिडर्ड एज वाटर हेड। हमने बेसिक प्लांट में देखा था कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर डैम होता है तो ये जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम वाटर हेड बोलते हैं। आगे देखिए तो ग्रॉस हेड किसे बोलते हैं। ग्रॉस हेड जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम देखें तो द टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल एंड हेड रेस एंड टेल रेस, मतलब कि यहाँ पर शायद डैम है और यहाँ से इस तरह से पेनस्टॉक है, तो हमें इस लेवल को कंसीडर नहीं करना है यहाँ का वाटर लेवल, और इस वाटर लेवल को हमें कंसीडर करना है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम ग्रॉस हेड और टोटल हेड बोल सकते हैं। इसके बाद देखें तो नेट हेड किसे बोलते हैं। नेट और इफेक्टिव हेड उसे बोलते हैं जिसके अंदर ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस लिया जाता है, मतलब कि पेनस्टॉक के अंदर से पानी फ्लो होगा तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो उसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि उससे जो स्पीड कम होगी उसे हम हेड लॉस बोलेंगे। ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस देखेंगे तो वो हमें इफ़ेक्टिव हेड मिल जाएगा। इसके बाद रेटेड हेड। रेटेड हेड किसे बोलते हैं, हेड यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क ऑन द टरबाइन। टरबाइन के अंदर जितना काम होगा उसके हिसाब से हम हेड को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि ये जो वर्क हुआ है वो कितने हेड पर से हमें मिल सकता है, उसको रेटेड हेड बोलेंगे। जनरली इसे हम नेट हेड माइनस लॉस इन गाइड पैसेज एंड एंट्रेंस ऑफ टरबाइन। टरबाइन में एंटर होने से पहले जो लॉस हो जाएगा हेड का उसको हम नेट हेड में माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रेटेड हेड मिल जाएगा। आउटपुट पावर जो है वो यहाँ पर W इंटू क्यू इंटू एफिशिएंसी रहेगा, मतलब कि यहाँ पर W जो है वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है जो जनरली 981 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। सेकंड H इज़ आवर नेट हेड एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपली
जो इसका फॉर्मूला है इट विल बी लाइक, यहाँ पर हमें एक और एच ऐड कर देना है। जब ये आप PDF डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में शो उसमें मैं ये चेंजेस कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर P = W × Q × एफिशिएंसी × H फॉर्मूला रहेगा, जो हमें किलोवाट के अंदर पावर देगा। इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो W की वैल्यू अगर हम 1000 kg/m³ लेते हैं तो उसके अंदर इसको हमें HP में पावर चाहिए तो 75 से डिवाइड करना है। जनरली यहाँ पर 1000 kg/m³ लिया जाता है, तो W की वैल्यू यहाँ पर माइनर चेंज होगी जो बहुत इफ़ेक्ट नहीं करती। अब हाइड्रोग्राफ किसे बोलते हैं? इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम टाइम के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्चार्ज होता है पानी का, उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसको हाइड्रोग्राफी कहेंगे और हाइड्रोग्राफ उस ग्राफ को बोला जाता है। इसके बाद मास को, यहाँ पर जो मास डिस्चार्ज होगा उसको और टाइम को कंपेयर किया जाएगा। उसके बाद फ्लो ड्यूरेशन को के अंदर टाइम और जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका परसेंटेज का ग्राफ बनाया जाएगा। और सिंपली सेम पावर ड्यूरेशन को यहाँ पर फ्लो की जगह पर पावर को लिया जाएगा। पावर और टाइम के परसेंटेज को का ग्राफ बनाएंगे तो उसको हम जनरली पावर को यहाँ पर kW में या HP में लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी मैंने दे रखे हैं। इसके बेसिक मेन एडवांटेज है वो यहाँ पर कोई फ्यूल यूज़ नहीं किया जाता और यहाँ का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। इसके अलावा भी कई एडवांटेज है जो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका मेन है वो रिक्वायरमेंट ऑफ मोर एरिया एंड हाई इनिशियल कॉस्ट। बाकी का आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो ऑल हियर एजुकेशन के नाम से बनाया गया है और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ से आपको कई बार फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट्स जो है आपके लिए वो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।